हेलो गाइस, चलिए सौरमंडल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इससे पहले इस सीरीज़ की 4 वीडियो और आ चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने किस ग्रह की खोज की थी? तो महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। इन्होंने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। गैलीलियो गैलीली इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो गैलीली इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। बेसिकली इन्होंने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था, इन्होंने अपनी दूरबीन स्वयं बनाई थी, खुद बनाई थी। दूरबीन का आविष्कार किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया था, परंतु जो दूरबीन का पहला पेटेंट है वो हैंस लेपर्शी के नाम है। इसलिए आप कह सकते हैं कि दूरबीन का आविष्कार हैंस लेपर्शी ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है तो दूरबीन का आविष्कार हैंस लेपर्शी ने किया था। हैंस लेपर्शी आप टिक करेंगे। और बृहस्पति ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। मैंने आपको बताया, आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से 5वां ग्रह है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति को शनि, अरुण, वरुण के साथ एक गैसीय ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये स्थलीय ग्रह हैं और बाद के जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं। बृहस्पति इसके 79 ग्रह हैं, उपग्रह इसके 79 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य के बीच के भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब थोड़ी सी सूर्य की संरचना देखते हैं, इसकी सूर्य की संरचना कैसे है। तो जो सूर्य के केंद्र से इसके धरातल तक 3 स्तरें होती हैं। सूर्य के धरातल से और इसके जो केंद्र से और धरातल तक 3 स्तरें होती हैं, 3 जोन होते हैं आप कह सकते हैं। पहला होता है बीच में सबसे पहले केंद्र, जिसे कोर भी कहते हैं। सूर्य के केंद्र का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है, 3.48 लाख किलोमीटर। और केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो इसके केंद्र का तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। कहाँ पर प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं? केंद्र में। जो एक पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो प्लाज्मा होती है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है और यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू होती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में नाभिकीय संलयन के बारे में बताया था, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये क्या होता है? जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व का नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होगा उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाली जो दोनों नाभिक थे उनके द्रव्यमान से हल्का होता है। तो द्रव्यमान में जो यह कमी होती है तो यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी है। ठीक है। और पहला हुआ केंद्र, जो सूर्य के केंद्र से धरातल तक 3 स्तरें हैं। पहला मैंने बताया केंद्र। दूसरा है विकिरण मेखला, मतलब विकिरण मेखला मतलब जोन। इसे रेडिएक्टिव जोन भी कहते हैं, इंग्लिश में रेडिएक्टिव जोन, हिंदी में विकिरण मेखला। इस मेखला की चौड़ाई लगभग 3.8 किलोमीटर है, 3.8 लाख किलोमीटर। इस जोन की चौड़ाई कितनी है? 3.8 लाख किलोमीटर है, जो केंद्र को चारों ओर से ढके हुए है। ये जो विकिरण मेखला है, रेडिएक्टिव जोन है, ये केंद्र को चारों ओर से ढके हुए है। सबसे पहले केंद्र है, फिर ये विकिरण मेखला है। फिर उसके बाद आता है संवहनीय मेखला।
इसके बाद क्या आता है, संवहनीय मेखला, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्टिव जोन भी कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्वेक्टिव जोन है, हिंदी में संवहनीय मेखला। और विकिरण मेखला को घेरे हुए ये संवहनीय मेखला है, ये किसको घेरे हुए, विकिरण मेखला को घेरे हुए है। 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई वाला है ये संवहनीय मेखला। कितना है, 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई वाला है। और यह परत जो है, यह कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह परत क्या करती है, कोशिकाओं का निर्माण करती है। नीचे बड़ी तथा ऊपर छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब सूर्य के धरातल से ऊपर का मंडल, ये सूर्य के धरातल से का था, अब सूर्य के धरातल से ऊपर का मंडल, तो इसे भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है प्रकाश मंडल, दूसरा होता है वर्णमंडल और तीसरा होता है कोरोना। तो पहला प्रकाश मंडल जो है फोटोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रकाश मंडल क्या है, संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। संवहनीय मेखला से ऊपर की सतह अर्थात सूर्य के जो धरातल है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आप याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस मंडल में प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण हो जाता है। जहाँ पर प्रकाश के रंगों का अवशोषण होता है वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ इसको, फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं ये। और जो सौर कलंक है, सन स्पॉट होता है, सौर कलंक जिसे कहते हैं, वो भी इसी मंडल में पाया जाता है। कहाँ, प्रकाश मंडल में ही पाया जाता है सौर कलंक भी। अब आता है वर्णमंडल। प्रकाश मंडल के बाद दूसरा वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। यह प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में होता है। अब ये प्रकाश मंडल के भी ऊपर होता है और इसकी मोटाई लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। ये 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला हुआ है। वर्णमंडल का आरंभ वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर ऋणात्मक हाइड्रोजन खत्म हो जाती है लगभग। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट कि वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। वर्णमंडल में प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैस का घनत्व कम हो जाता है किंतु ताप अधिक होता है। जो वर्णमंडल में प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व तो कम हो जाता है लेकिन ताप अधिक होता है। वर्णमंडल में उठते गैस के प्रवाह को स्पीकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीकल। जो वर्णमंडल में उठते हुए गैस का जो प्रवाह है उसे स्पीकल कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है और इस ज्वाला से एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं। और जो उसके बाद होता है कोरोना। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोरोना जो होता है यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह आवरण कमज़ोर होता जाता है, क्षीण होता जाता है। अतः कोरोना का बाहरी भाग क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पवनों में परिवर्तित हो जाता है। इन पवनों को क्या कहते हैं, सौर पवनें कहते हैं। इन्हीं पवनों को सौर पवनें कहते हैं। और इस मंडल से लाल रंग की लपटें उठती हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक जाती हैं। सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर इस मंडल में एक छिद्र होता है जिसे कोरोना होल कहते हैं और कोरोना से ही रेडियो एक्टिव तरंगें भी निकलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो जो वरुण ग्रह है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेपच्यून जो है वो वरुण ग्रह हिंदी में वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब यह हमारे सौरमंडल में 8वें नंबर का ग्रह है। सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है वरुण, सबसे आखिरी वाला। और यह व्यास के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान के आधार पर यह तीसरा बड़ा ग्रह है।
हमारे सौरमंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैसें हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। वरुण इनमें से एक है, बाकी 3 बृहस्पति, शनि और अरुण हैं। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं वो स्थलीय ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जो लास्ट के ये 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह हैं। और अरुण और वरुण का वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ़ अधिक है। इन दोनों में, अरुण और वरुण में के वातावरण में बृहस्पति और जो शनि, ये जो बाह्य ग्रह हैं इनमें 2 में, अरुण और वरुण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ़ अधिक है। पानी की बर्फ़ के अलावा इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस भी पाई जाती है। अच्छा, वरुण ग्रह में एक फैक्ट ये भी है कि वरुण ग्रह पहला ग्रह है जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही हो गई थी। उसे देखा नहीं था फिर भी उसके अस्तित्व की भविष्यवाणी हो गई थी। वो कैसे? गणित अध्ययन से। और जैसे फिर कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई सौरमंडल में, जिनका अर्थ केवल यही हो सकता था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह पर उसका कुछ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डल रहा है। कौन से ग्रह पर? जो उसके बगल वाला ग्रह था, अरुण। ठीक है, तो फिर उस पर क्या हो रहा था? कुछ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ रहा था। तो खगोल में जब खोजबीन करने के बाद यह अज्ञात ग्रह, कौन सा अज्ञात ग्रह? वरुण ग्रह 23 सितंबर 1846 को 23 सितंबर 1846 को पहली बार दूरबीन से देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं। कितना? 1.3 सेकंड लगते हैं। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। और चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है और इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी भी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। और शनि ग्रह का घनत्व 5.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है? 5.5 kg प्रति घन सेंटीमीटर है। और अगर शनि ग्रह को पानी के ऊपर डाला जाएगा तो ये उस पर तैरेगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको अगर पानी के ऊपर डाला जाए तो वो तैरेगा, तो वो शनि ग्रह है क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है, बहुत कम है। और यह सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, जुपिटर, और दूसरा शनि ग्रह, सैटर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा पृथ्वी है। मैंने आपको बताया 2 पार्टों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह जिन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच है? एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह घेरा, इसे आप क्षुद्र ग्रह घेरा कह सकते हैं, बेल्ट, घेरा। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है। जो शुरुआत के 4 स्थलीय ग्रह हैं और फिर बाद के 4 जो गैसीय ग्रह हैं उन दोनों के बीच में है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, चौथा स्थलीय ग्रह मंगल और पहला गैसीय ग्रह बृहस्पति, इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है वैसे, जिसमें हजारों लाखों एस्ट्रॉयड जो हैं वो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं।
इनमें से एक है 950 किलोमीटर व्यास वाला सीरिस नाम का एक बौना ग्रह है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से अब गोल आकार ले चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान का क्या नाम है? तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंग्लिश में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसरो है, ISRO, इसरो। आई से इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अब इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ये आपको याद रखना है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और इसरो का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो प्रसिद्ध आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और हमारा जो दूसरा उपग्रह था 7 जून 1979 को ये छोड़ा गया था। इस उपग्रह का नाम था भास्कर। इस उपग्रह का नाम भास्कर था। इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था सफलतापूर्वक। ठीक है। और इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान भेजा था। चंद्रयान फर्स्ट इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा था। और इनने 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा था। 24 सितंबर 2014 को इसरो ने अपना मंगलयान भेजा था। 2014 में इसरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसरो को 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इसको ये पुरस्कार मिला था, इसरो को। और इसरो के इसके अध्यक्ष इस समय डॉक्टर के सिवन हैं। इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष इस समय डॉक्टर के सिवन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा किस देश का अंतरिक्ष एवं वैमानिकी विभाग है? तो नासा अमेरिका देश का अंतरिक्ष एवं वैमानिकी विभाग है। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, उसी तरह अमेरिका में नासा काम करता है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका की राजधानी भी है। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करी। इसका क्या नाम है? 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये याद रखिएगा। कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? 42वीं, 42 नंबर उसका है। और कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है CMS-01। इसका क्या नाम है? CMS-01। और इसने PSLV 50 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा के लिए उड़ान भरी। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी में इस CMS को अंतरिक्ष में भेजा गया। कौन से व्हीकल में? PSLV 50 में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 50 में इसको भेजा गया है। और इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के दायरे में, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 है, इसके मुख्य दायरे में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह रहेंगे। और आपको ये याद रखना है, ये CMS-01 भारत की 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलिए आज के 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।